इम्पोर्टेंट चीज मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि एक बार रिव्यू कर लो आप लोग कि हम क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर कल से हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, लास्ट 5% जो है इस यूनिट का, वो 1-2 दिन का ही है। कहने का मतलब अगले, आज मंडे है तो ट्यूसडे, वेंसडे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मानेंगे थर्सडे तक हमारा ये थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी 3 दिन का सिलेबस है इस यूनिट का। बाकी हमने तो आज हम केवल रिवीजन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, एक तरीके से रिवाइज कराऊंगा मैं आप लोग को यूनिट थर्ड का, ना कि मैं सिलेबस आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट है कि जो मेन पार्ट है इस सिलेबस का वो मैं करा चुका हूँ। जो बचा हुआ पार्ट वो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, स्टीफन लॉ, वीन लॉ, रेले जीन लॉ, ये 2-2 नंबर के आएंगे सारे क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो इसलिए आज मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा कि हम जहाँ से देखिए, एक तो जो डिस्कस करने जाएंगे हम, मैं भी बता दे रहा हूँ वो क्या क्या चीज है। ये दिखाई दे रहा है स्लाइड वगैरह आपको? ठीक है, तो एक्चुअल में जो जो हम जो देखने वाले हैं सिलेबस का पार्ट, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ब्लैक बॉडी से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, टेम्परेचर, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ डिस्कस किया है और उसका आउटपुट अभी तक हमारे पास कितना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डी ब्रोगली मैटर वेव से। डी ब्रोगली मैटर वेव, तो डी ब्रोगली मैटर वेव क्या था, याद आ रहा है कुछ? डी ब्रोगली मैटर वेव, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? शेयर है? यस हेलो, सर। यस सर। ठीक। तो as we already discussed in our previous lecture before 15 days पहले जो हमने डिस्कस किया था कि the phenomena of all the interference, diffraction, polarization, these phenomena can explain by the wave theory। मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरे जो हम साइंस को डिवाइड करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं। तो बिफोर 1900 के से पहले जो हम पार्ट बोलते हैं उसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द wave theory. So on behalf of the wave theory we can easily explain the interference, diffraction, polarization, all these things, but the wave theory cannot explain the phenomena of black body radiation, Compton effect या और दूसरे स्पेसिफिक हीट ऑफ रेडिएशन। तो ये सारी चीज का हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एज्यूम। तो हमने फिर एक नई चीज जनरेट की, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स हम डिस्कस किए थे आफ्टर 1900 सेंचुरी के बाद, जब आइंस्टीन ने अपना प्रपोजल किया था। तो इन ऑल दिस फिनोमेना एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। So according to this theory, electromagnetic radiation is propagated in a small packet। मैंने पहले भी लेक्चर में हमने कहा था कि जितनी भी एनर्जी चाहे रेडिएट होती हो या एब्जॉर्ब होती हो, that particular radiation is not continuous but it is a form of packet। that packet is called, क्या कहलाता था उस पैकेट को, हम क्या बोलते थे? फोटोन। फोटोन, क्वांटा बोलते थे, राइट। उसको हम बोलते थे क्वांटा। क्वांटा बोले या फोटोन बोले, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। यानी ये जो एनर्जी है ये पैकेट्स के रूप में, इस तरीके से बंडल्स के रूप में वो एग्जिट होगी बाहर की तरफ, यानी कंटिन्यूअस नहीं होगी। तो इसको हमने नाम दिया कि लाइट की जितना फिनोमेना हो, यानी कि हम एक तरीके से बोल रहे हैं वेव थ्योरी। ये हो गया वेव और प्लस पार्टिकल, इन दोनों को जब
कंबाइन कर दिए तो हमारा जो बना दैट इज कॉल्ड ड्यूल नेचर। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट के जितने भी फिनोमेना है उसको हम इसलिए बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट के फिनोमेना को हम वेव थ्योरी से भी डिस्कस करते हैं और पार्टिकल थ्योरी से। तो वेव प्लस पार्टिकल बना के हमने बोल दिया ड्यूल नेचर। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एनी मटेरियल पार्टिकल, आप सपोज मास m, कोई एक मास m का है मूविंग विथ वेलोसिटी v, हैज वेव एसोसिएटेड इन इट। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी वेव यदि प्रोपेगेट कर रही है इस तरीके से, ध्यान रखना, तो पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वेव, ये ध्यान रखना है आपको इन चीजों का, ठीक है। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला था, याद करो आप लोग, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज था इस चैप्टर का, कि सपोज लेट अस कंसीडर अ फोटोन विच इज मास इज m एंड फ्रीक्वेंसी इज न्यू, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो E एनर्जी कितनी माने थे हमने वहां पे, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा। तो ये पहला इक्वेशन आ गया था आपका, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक। बट वी आल्सो नो दैट कि E इज इक्वल टू एच, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी होता है, ठीक, ये भी होता है हमारे। तो दोनों ही को हमने क्या किया था, कंपेयर कर दिया था, कंपेयर किया तो इक्वेशन बना था C बाई लेमडा, ये हो गया MC स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना था, लेमडा निकालना था हमको, लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी। तो लेमडा की वैल्यू हम यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, HC अपॉन MC स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया था, याद होगा आपको। तो ये आ जाएगा MC। तो ये MC किसके बराबर होता है, मोमेंटम। मोमेंटम के बराबर, दैट मीन्स H अपॉन P। सो लैम्डा इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ गई H अपॉन P, दैट इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो एज द फोटोन इज ट्रेवल इन फ्री स्पेस with velocity of light c, its momentum is p is equal to mc। तो p is equal to mc हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो ये हमारा इनिशियल यानी कि स्टेप था जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे हमने फिर क्या देखा था, याद करूं, फिर इसके आगे क्या देखा था नेक्स्ट पार्ट में, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो मैं एक एक करके थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग मेरे को बस बताते जाना। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो कैसे बताया था हमने कि सपोज लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, इट्स काइनेटिक एनर्जी किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को बोलते जाइए, वन 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 बाई वन हम स्क्वायर को, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा रिकरेक्ट करके हमने इसको मोमेंटम के रूप में कर दिया था, हाफ ऐसे रहने दिया था, m का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये मोमेंटम बन गया आपका इस तरीके से। तो ये क्या बन गया आपका, p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से p की वैल्यू आपने निकाल ली थी, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया था, अंडर रूट 2m के e। अब कोई स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी लिख सकता है, या जो स्टूडेंट इस तरीके से लिखना चाहे इस तरीके से लिखता है, 2m e k का मतलब भी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते थे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, तो p की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2m e k, ये। So this one is the first relationship de Broglie wavelength in terms of kinetic energy। तो ये हमारा पहला यानी डेरिवेशन पार्ट था, और ये हमारा एक न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। दूसरा हमने निकाला था किस फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो टेम्परेचर के फॉर्म में निकाला था, तो बोला था कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होती है, कितने के बराबर होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, 3/2 kT। 3/2 kT, गुड। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करा दिया, फिर इसको हमने चेंज कर दिया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन 3/2 kT, ठीक है। तो ये हो गया
p स्क्वायर बाई 2m बाई 3/2 kt, 2 से 2 कैंसिल, तो p बराबर हो गया √3m kt। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया h/√3m kt। ये तो ये एक हमारा आ गया हमारा डेरिवेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे k क्या है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद रखना, और T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और तीसरा फॉर्म हमने बताया था पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने कहा था कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड टू पोटेंशियल, ये हम पोटेंशियल के द्वारा एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर होगा, ये हमारा वो है। तब इसको फिर से हमने उसी तरीके से किया, EV इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, तो ये हो गया EV p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p इज इक्वल टू हो गया √2m EV। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया h/√2m EV। ये थर्ड इक्वेशन हो गया आपका। तो इसको किस तरीके से हमने पूछा था याद है? इसको हमने बोला था कि क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि सो दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपके क्या कहते हैं थे। अब इसका वैल्यू भी निकालने के लिए आ सकता 2 नंबर में। तो एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 करके रख दो, 10 टू द पावर कितना होता है? 10⁻34 √2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 टू द पावर -31। और चार्ज कितना होता है? 1.6 10 टू पावर -19 इंटू वी। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा की? 12.27। कितना आया था? 12.27 √v। ये प्रूव करने के लिए आएगा आपको। तो इस तरीके से हम ये तीन मेन डेरिवेशन हमने देखे थे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था आपका। इन तीनों डेरिवेशन के बेस में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि मान लो बोल दिया कि आपसे यही पूछ दिया कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी दे दिया हो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ तक याद आ गया आप लोग को? सब आगे बढ़े, ठीक है। यस सर। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन यदि पूछने को आ गया कि इज इट पॉसिबल कि वेव नेचर ऑफ मैटर वेव इज नॉट ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, तो क्या ऐसा होता है? बताओ, डेली लाइफ में नहीं देख सकते क्या हम? बताइए। सर मतलब दोनों नेचर शो हों, वेव और पार्टिकल नेचर। कि नहीं, हम क्वेश्चन है कि वेव नेचर ऑफ मैटर वेव इज नॉट ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, व्हाई? क्यों नहीं हम ऑब्जर्व कर पाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्वेश्चन? 2 नंबर का आया हुआ है ये आपके यानी कि AKTU के यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कि हम जो वेव नेचर है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, वेव एज ए वेव नेचर की तरफ भी बात कर रहे हैं, पार्टिकल, तो वो डेली लाइफ में हम क्यों नहीं उसको ऑब्जर्व कर पाते? शायद क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वो वेलोसिटी होती है। ओके, एक एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं हम लोग कि द रीजन इज दैट अवर डेली लाइफ में क्या होता है, वी कम अक्रॉस द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में हम लोग बड़ी चीज को देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक में नहीं होता। फॉर विच डी ब्रोगली वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम जितनी चीज देखते हैं अपने सराउंडिंग में, दैट इज द मैक्रोस्कोपिक वर्ड, बड़ी चीज देखते हैं ना, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक, तो इसलिए वो चीज नहीं देख पाते। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आप मान लो, हम बात कर रहे हैं बड़ी चीज का, बुलेट ऑफ मास 1 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी, कोई मूव कर रहा है, तो उसको देखेंगे, एक एग्जांपल से ही देखते हैं तो समझ में आएगा कि होता है कि नहीं ऐसा कुछ, तो आप जवाब भी दे पाओगे।
हम इसको लेके चल रहे हैं कि सपोज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बुलेट लेते हैं कोई ऑफ मास 1 ग्राम, ठीक है, मूविंग विथ 10⁻³ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है। तो हमारे अनुसार इसकी वेवलेंथ h/mv के अनुसार यदि हम निकालें इसको, तो वैल्यू नियर अबाउट 6.67 10⁻⁻34, मास आपका दिया हुआ है 1 × 10⁻³ और 10⁻³ की स्पीड से जा रहा है। तो विच इज नियर अबाउट, जो भी आएगा वो हम चेक कर लेंगे, प्लस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये इतना आ रहा है आपका 6.6 वाला, वही वाला सेम आ रहा है। तो ये क्या है, बहुत छोटा है। दिस वेवलेंथ इज टू स्मॉल दैट टू शो द एनी इफेक्ट, तो हमको इसलिए दिखाई नहीं देता। तो आप एक छोटा सा ये डेरिवेशन दिखा के ये प्रूव कर सकते हैं कि हम डेली लाइफ में कोई चीज को, नेचर को, वेव नेचर को इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बहुत छोटी है ये, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने डिस्कस आप लोगों से किया है। फिर इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव में क्या क्या बताया था, याद आ रहा है? मैटर वेव इज जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल। The velocity of matter wave is greater than the velocity of electromagnetic wave and velocity of light से the matter wave is not is constant, ये constant नहीं है, ये ध्यान रखना है। और क्या क्या बताया था इस टाइप की सारी चीजें। डी ब्रोगली वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ऐसे 4-5 क्या कहते हैं आपको प्रॉपर्टी इसकी बतानी होगी, जो 2 नंबर की कैटेगरी में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, बताइए। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। गुड। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या है। तो व्हेन मोनोक्रोमेटिक वेव ट्रेवल इन ए मीडियम, इट्स वेलोसिटी इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। मैंने ये कहा था कि सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। सिंगल पार्टिकल, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, व्हेन मोनोक्रोमेटिक वेव ट्रेवल टू मीडियम, its velocity in the medium is called is wave velocity. Suppose a plane harmonic motion की बात करें, suppose a plane harmonic wave traveling through x direction, तो हम क्या ऐसे लिखते थे, y is equal to a sin ओमेगा kx, ये होता था। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जहां पे ओमेगा क्या कहलाता था, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या होता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, गुड, ये होता था आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के क्या कहलाता था, प्रोपगेशन कांस्टेंट 2π/λ, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी का हमेशा फेज कांस्टेंट होता है ये। तो ये आप फेज कांस्टेंट कर दीजिए इसका। तो फेज कांस्टेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कर दिया। अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ओमेगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई के। अब ओमेगा बाई के डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी, और ये फेज का है तो वीपी लिख दो, तो ओमेगा बाई के, ये एक रिलेशन ये आ गया आपका फेज वेलोसिटी का। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ओमेगा बराबर 2π न्यू होता है और ये होता है 2π/λ, तो वीपी इज इक्वल टू सीधा हो गया न्यू लैम्डा, ये एक रिलेशन और निकल के आ गया। तो इस तरीके से 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका जनरेट होता है, व्हाट इज फेज वेलोसिटी। So when a monochromatic wave travel through the medium, its velocity is called the wave velocity. या आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं, the single particle velocity is called the wave velocity. तो किसी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको एग्जांपल लेना है और आपको ये ध्यान रखना है कि फेज वेलोसिटी में हमेशा फेज कांस्टेंट होता है
और ग्रुप वेलोसिटी में हमेशा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रूव दैट डी ब्रोगली वेव ट्रेवल फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये पूछा गया है और हम क्या कहते हैं आने वाले क्या कहते हैं जो हमारा फिर से जो सेशनल एग्जाम होगा उसमें हम पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट डी ब्रोगली वेव ट्रेवल फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हमको प्रूव करना है। तो सपोज इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये हमको पहले निकाल चुके हैं, ये आ गया हमारा, ये यहां से निकाला हमने, इसी से ले लिया, ठीक है। और सपोज ई इज द एनर्जी ऑफ द वेव, एनर्जी है वेव की, तो इट्स फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आपने निकाली, न्यू इज इक्वल टू हो गया ई बाई एच। ये अब हमको लेमडा निकालना, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट में न्यू की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये वीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू बराबर कितना है ई बाई एच, ये हो गया ई बाई एच, ये हो गया एच अपॉन पी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया ई अपॉन पी, ये हो गया एम सी स्क्वायर ई इज इक्वल टू होता है ये एम वी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वीपी की वैल्यू कितनी हो गई, सी स्क्वायर अपॉन वी। अब देख रहे हो ये क्या रिलेट कर रहा है कि सी इज मच ग्रेटर देन वी, so that the phase velocity is associated wave is greater than the velocity of light। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, it indicate that the associated wave with particle, बार बार ध्यान रखना, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, रिजल्ट which is unpredictable, जो कि ठीक नहीं है। it indicate that the associated wave with particle faster than the velocity, faster than itself, खुद से भी ज्यादा हो जाएगा, द पार्टिकल विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि दो पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये, यदि ये हम इसको प्रूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये तो गलत प्रूफ हो रहा है, लाइट की वेलोसिटी को गलत प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का गलत हमने उसको प्रूव किया है, लेकिन हम डेरिवेशन के बेस पे किया है, लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, ये ध्यान रखना, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़े, ये किसी कोई क्वेश्चन प्रूफ इसमें पूछना है, हमने क्या बताया था, इस v को क्या लिख सकते हैं, बताइए। ग्रुप V- वेलोसिटी हम्म, ग्रुप वेलोसिटी वी vg। हाँ, तो सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा ग्रुप की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, दैट मींस vp डॉट vg इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर। ये तो इस तरीके से एक नया डेरिवेशन हमारा ये शुरू, देखिए एक आ जाता है, तो ये भी एक 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, कवर फेज वेलोसिटी पूछेगा और ये प्रूव करने के लिए पूछेगा, तो ठीक है। तो इसके बाद हमने ग्रुप वेलोसिटी पढ़ी थी, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मैं उसको फोकस ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था बताइए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, गुड। इसके बाद हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किसको प्रूव करता है, क्या चीज को प्रूव करता है, कोई बता सकता है। डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज को प्रूव करता है, डी ब्लॉक की वेवलेंथ। वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव करता है। हमको कोई प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी तो चाहिए, तो हमने क्या प्रूव किया था कि हमने बोला था कि मेरे पास कोई इस तरीके से ये आपका एक फिलामेंट है, और इस फिलामेंट से हमने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस पे से इजेक्ट कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इसका हमने बेस बना लिया, यानी कि ये एक्सिस हो गया, समझो ये वाला हिस्सा, तो ये एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम डिटेक्टर लगा देते हैं, डिटेक्टर क्या करता है
यहाँ की जो लाइट की इंटेंसिटी उसको डिटेक्ट करेगा। ये हम सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, जिंक सल्फाइड ले सकते हैं। तो इसको हम जो ये फिलामेंट है इसका जो संबंध है वो हम क्या कहते हैं, बैटरी से कर देते हैं यहाँ से। तो बैटरी से करने से क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग पोटेंशियल पर इसकी इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं कितनी है डिटेक्टर के थ्रू। तो हमने देखा था कि 44, यदि हम 44 वोल्ट पहले लिया था, 40 वोल्ट लिया था, फिर उसके बाद हमने लिया था उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, 44 वोल्ट कर दिया, फिर उसको हमने बढ़ा दिया 48 कर दिया, फिर हमने इसको 54 कर दिया और बढ़ा दिया इस तरीके से। तो हमने देखा कि पहले जो ग्राफ मिला वो इस तरीके से ग्राफ मिला, फिर थोड़ा एक ग्राफ ऐसे घूमा, फिर मैक्सिमम एलिवेशन इसका ये इस तरीके से फिर ऐसे आया, फिर और एकदम एलिवेट होके फिर वो ऐसे चला गया इस, यानी कि 54 पे सबसे ज्यादा एलिवेशन हुआ इसका। तो जिस जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे इसका हुआ उसको हम क्रिटिकल वोल्टेज बोल देते हैं। तो द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय डेविसन एंड जर्मन that confirm the de Broglie hypothesis by demonstrating that कि electron beam get diffracted when scattered by the crystal, जैसे ये इसके क्रिस्टल से स्कैटर होगा। तो in this experiment the electron is emerge out in the form of fine beam, ये दिखाई दे रहा है emerge out हो रहा है, which is then made to fall on the crystal। क्रिस्टल आप कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम, निकेल, जिंक सल्फाइड, या आप डायमंड का क्रिस्टल ले सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन पे स्कैटर्ड होगा बाय द एटम ऑफ द क्रिस्टल। सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज फाउंड बाय द डिटेक्टर। तो हम डिटेक्टर के द्वारा हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो वेरियस ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने पे पता चलता है द पीक वैल्यू एट द 54 वोल्ट, that particular voltage gives the evidence for the existence of the wave nature। तो हमने पढ़ा था, याद रखो, ये कितने डिग्री 54 वोल्ट पे आ रहा है, और ये डिग्री ये बन रहा है 50 डिग्री पे बन रहा है, ये ध्यान रखना। तो हमने पढ़ा था 2d sin थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, n लैम्डा, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था। तो ठीक है, तो दो क्रिस्टल के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे d, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, वो d इज इक्वल टू था 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग, और थीटा की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 65 डिग्री। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करके देखा कि 0.91 इंटू साइन 65 इज इक्वल टू एन, एन एन 1 पहले के लिए लेमडा, ये लेमडा की जो वैल्यू निकल के आई 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको कंपेयर करा दिया हमने लेमडा इज इक्वल टू एच एम बी से, तो उसकी वैल्यू आई 1.66। तो दोनों वैल्यू आप देख रहे हो लगभग एक जैसी है। Hence the de Broglie wavelength of wave determined by the Davison and German experiment and calculated from the de Broglie wavelength experiment are the same। So thus the result of this so that कि de Davison German experiment prove the de Broglie hypothesis। तो de Broglie hypothesis को यदि हमको प्रूव करना है तो हमको ये डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट समझाना होगा। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन, अभी बार बार आपसे कह रहा हूँ सिलेबस के में पार्ट में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, यदि आएगा तो 10 नंबर में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। पूरा आपको डेरिवेशन समझाना है, ग्राफ समझाना है, प्लॉट करना है, और ये न्यूमेरिकल पार्ट भी इसको करके दिखाना होगा आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो इसको हमने क्या कहते हैं, एक एनिमेशन। हाँ बेटा, सर ये बैटरी जो हमने जो मतलब बैटरी लगाई वो कहाँ पे लगाई, मतलब फिलामेंट के मतलब नहीं, लगाई? ये फिलामेंट से अलग, फिलामेंट तो एक पार्ट है, तो फिलामेंट हो गया। ठीक है, फिलामेंट से ही तो जोड़ेंगे, यहाँ से फिलामेंट से अलग करके, है ना, यहीं से जोड़ के अलग से इसमें बैटरी जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो उस बैटरी को हम अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, कभी उसको हम 40 वोल्ट पे रखेंगे, कभी उसको हम 44 वोल्ट पे रखेंगे, कभी 48 पे, 54 पे, धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, और जिस वोल्टेज पे वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा उसका एलिवेशन, जैसे यहाँ एलिवेशन दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा, वहां पे हम उसको हम काउंट कर लेंगे, उसका हम फिर डिस्कस करेंगे कि उस पर कितनी वैल्यू पे आ रही है वो चीजें। तो उसको बोलते हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद क्या डिस्कस किए थे, याद आ रहा है कुछ? इसके बाद वेव इक्वेशन।
वेव इक्वेशन क्या चीज का? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ओके, इसके बाद हम लोगों ने यानी कि मेन पार्ट पे हम आ गए थे, वो आ गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलिए, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअल में क्या है? इज द फंडामेंटल वेव इक्वेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स। तो हमने बताया था कि एक फंडामेंटल वेव इक्वेशन है जो सेम जो है किस तरीके से बताया था, सेम सेंस एज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इजिकल टू ma का पढ़ा था हमने, उसी तरीके से ये है सेम, बट ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द डी ब्रोगली wave associated with the particle and describe the motion of the particle को डिस्क्राइब करेगा। अब इसमें हमको ये बताना है कि कोई भी वेव टाइम पे डिपेंड कब करेगा, टाइम पे इंडिपेंडेंट होगा, इसका हमारा इंजीनियरिंग में क्या यानी कि पिक्चर होगा, इसको मेन चीज फोकस करना है। हम कोई चीज यदि पढ़ भी रहे हैं सपोज, तो इंजीनियरिंग में उसका क्या रोल प्ले है। टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। अभी हमको तो ये समझ में आ रहा है कि डी ब्रोगली वेव का यदि इंजीनियरिंग में पढ़े, तो अभी हम जब वेव मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, तो वेव मैकेनिक्स का इंजीनियरिंग का पार्ट हम देखेंगे तो बहुत वाइड रेंज पे है। तो क्वांटम जो डिवाइस हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ रहे हैं, ये होता है क्वांटम डिवाइस। आपने क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ा है ना? कितने लोग जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग पता है ना? हेलो, नो सर। आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में? या अभी तक जैसे आप सभी लोग सीएस और आईटी से रिलेटेड हो, तो कम से कम एक बार एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए, आप लोग को पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हर चीज़ का एप्लीकेशन देखना चाहिए कि हम क्वांटम पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा हमारा। तो आज जो सुपर कंप्यूटर से लेके जितनी चीज़ हम डिस्कस करते हैं, क्वांटम डिवाइस हम यूज़ करते हैं, दैट क्वांटम डिवाइस इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग में कंप्यूटर सेक्शन पे हम इसका कहाँ रोल प्ले होता है। तो अभी अभी हमने बताया था कि जितनी भी चीज होती है एनर्जी पे रिलेटेड होती है क्वांटम मैकेनिक्स पे, और फोटोन होते हैं एनर्जी, वो भी बंडल्स के रूप में निकलते हैं। तो उस एनर्जी को ही हम यूज करते हैं अपनी इंजीनियरिंग में डिफरेंट क्या कहते हैं सेक्टर पे, वो चाहे हम कंप्यूटर के सेक्टर पे यूज कर रहे हों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे कर रहे हैं, एआई के सेक्टर पे यूज कर रहे हैं। तो ये टोटल जो बेस है उसका बेस है क्वांटम। तो क्वांटम का मतलब ही एनर्जी है, और एनर्जी को हम यदि यूज कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर पे, तो उसका एप्लीकेशन हमको पढ़ना होगा किसी तरीके से। तो उस एप्लीकेशन का पार्ट ही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमारे इंजीनियरिंग से क्या कोरिलेशन है और हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि इससे पहले हमको तो इन जनरल हमको पढ़ना चाहिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। याद आ रहा है कुछ जो 12th क्लास में पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? यस सर। क्या था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? बताइए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या रोल था? किसी भी पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स वाई जेड एंड टी, ये क्या है? स्पेस टाइम कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो हमने बताया था किसी भी पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कितनी होती है? साई क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता था? 5, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए थे? हम्म भूल बहुत जल्दी आते हो। 5 क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए थे बेटा साई की? साई क्या होनी चाहिए? सब फाइनाइट। फाइनाइट होना चाहिए, वेरी गुड। और सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और पॉजिटिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। ये तो साई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस जहां पे पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं वेव। तो वेव में पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी या तो मोमेंटम पता करेंगे, या पोजीशन करेंगे, या पोजीशन करेंगे या मोमेंटम पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं
द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्वांटम थ्योरी। तो न्यू क्वांटम थ्योरी के श्रोडिंगर ने किया था 1926 में। तो ही डिस्कवर्ड एन इक्वेशन फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग ए क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम में क्या बताया था उसने कि पार्टिकल जो है सेटिस्फाइड किया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कोई भी चीज इंडिपेंडेंट होगी या डिपेंडेंट होगी, ये हमको डिस्कस करना है। तो साई क्या कहलाता है? वेव फंक्शन, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था वेव उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, बताइए। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जहां पे यू किसको बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? कौन बताएगा इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस पूरे इक्वेशन? हाँ, नेबुला डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये बोला जाता है। अब हमने बताया था कि इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको। पहले तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? साई होगा, साई के फॉर्म में निकालेंगे। तो साई एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू साई नॉट एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई जेड क्यों लिखा है, टी क्यों नहीं लिखा है मैंने? क्यों नहीं लिखा है बताइए? एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि। वेरी गुड, क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए हम यहाँ टी नहीं लिखे, और ये हो गया e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो इसी को हम सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया था, साई इज इक्वल टू साई नॉट e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन। अब यहां से ये वैल्यू हमको निकालनी है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी। तो पहले हमने डेल साई अपॉन डेल टी निकालेंगे इसका। तो डेल साई अपॉन डेल टी निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, साइन नॉट ऐसे ही रहेंगे। इसका निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, टी हो गया 1, तो ये हो गया माइनस आई ओमेगा ई टू दी पावर आई ओमेगा टी। फिर निकालेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साई नॉट माइनस आई ओमेगा तो था ही, और फिर करेंगे दोबारा तो माइनस आई ओमेगा ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो वैल्यू आ गई आपकी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो गया प्लस, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर साइन नॉट आई ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ये किसके बराबर है बताइए? साइन नॉट टी टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी किसके इक्विवेलेंट है? साई साई के। के तो अब इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साई। इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, डेल स्क्वायर साई प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई है। 2 पाई न्यू, और न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे सी की जगह हम क्या ले रहे हैं? यू, तो यू रख देना, 2 पाई बाई लेमडा यू कर दो। मेरे को निकालना है ओमेगा अपॉन यू की वैल्यू, तो यहाँ ओमेगा अपॉन यू निकाल लो, इतना हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर निकालना था यहाँ मेरे को, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब इस वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। बट लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है? एच अपॉन एम वी। फिर यहाँ रख दीजिए आप, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर
एच स्क्वायर अपॉन तो एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इधर चला जाएगा, साइज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होता है, क्या बताया था, ये किसके बराबर होगा, एच क्रॉस एच अपॉन 2 पाई, जिसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। तो टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ई माइनस वी, तो 2 ई माइनस वी एम वी स्क्वायर। अब मेरे को लाना है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो एम का, क्या आ गया, अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, तो सीधा सीधा निकल के आ गया डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साइज 0। ये कहलाएगा आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। अब फ्री स्पेस के लिए क्या बताया था, अरे पूरी 0 हो जाएगी वैल्यू। क्या कौन सी चीज 0 हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल जो है 0 हो जाएगा, जब फ्री स्पेस होता है तो v की वैल्यू 0 हो जाती है, ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आप लोग पूछ नहीं रहे हो, समस्या ये है कि एक तरफ से सीरियल चल रहा है तो देखे जा रहे हो, कोई डाउट हो तो डाउट पूछो, तो समझ में आता है कि हाँ कि डाउट है सर, पूछ रहे हैं हम आपसे। कितने स्टूडेंट है इस समय, 46 स्टूडेंट, बताओ। आज भी यानी कि आज लगता कितने दिनों बाद क्लास चल रही है, उसके बाद भी आप पूरे यानी कि सारे के सारे लोग प्रेजेंट नहीं हो, अभी भी एक्सक्यूज है कि तबीयत खराब है, घर पे ही हो गए आप सभी लोग। मैंने कॉपी चेक की आप लोग की, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लग रहा था, नकल करने में भी अक्ल की जरूरत होती है। तो कोई कोई स्टूडेंट ने क्या किया कि अब नकल तो करना ही था, तो कॉपी में जहां जो क्वेश्चन का आंसर लिखा था वहीं से उन्होंने वो पिक्चर खींचा, वो चाहे आधा हो चाहे अधूरा हो। मैंने क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का cos 30 के लिए, बुक में या कहीं से आपको cos 60 का मिला तो आप उसी को उतार दिए, ठीक है। बहुतों लोगों ने मैंने देखा टाइम डायलेशन का क्वेश्चन पूछा है और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का उसमें डेरिवेशन किया है आप लोगों ने, बताओ। ये तब है जब आप बैठ के सामने किसी चीज से उतार रहे हैं, इतनी यानी कि गंदी स्थिति है आप लोग की, यानी कि नकल करते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। न्यूमेरिकल तो बहुत कम लोगों ने किया है, 5 से 10% लोगों ने न्यूमेरिकल किया होगा, बाकी लोगों ने तो किया ही नहीं है। तो ये स्थिति तब है जब आपके सामने सब कुछ है, आप लोगों ने कितनी ऑनेस्टी से किया नहीं किया सब पता है, क्योंकि जो चीज उतारा हुआ है वो साफ दिखाई दे रहा है, कहाँ से उतरा है, क्या गलती है, तब भी गलती कर रहे हो आप लोग उसमें भी। तो मैं बहुत स्ट्रेंज हो रहा था कि बताओ, यदि मैं 50 नंबर का पेपर दे रहा हूँ और 2 घंटे का पेपर है और सब कुछ एज यूजल आप इतनी ऑनेस्टी के साथ नहीं दे रहे हैं, तो स्टूडेंट के नंबर तब भी 30 और 35 आ रहे हैं, 35, 35, 36, 40 से तो ऊपर, 45 ऊपर किसी का शायद ही गया होगा, तब भी गलती इतनी है, यानी कि लिखने में भी गलतियां, बताओ। तो सोचो जो ऑनेस्टी के साथ पेपर देते तो क्या होगा। आप लोग सोचते हैं हर चीज फ्री में सब चीज मिल जाए, नंबर भी, इंटरनल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या था, इसका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखना था हमको।
टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था, बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताइए। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं से स्टार्ट किया था ना। हमने कहा था कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी वैसे ही होगा जहां से हमने लिया था डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/u² डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो जनरल सोल्यूशन तो वही होगा सेम। ये पहले वाले में ये निकाला था, लेकिन यहाँ हमको निकालने की जरूरत नहीं, केवल हमको डेल साई अपॉन डेल टी निकालना है। ये तो डेल साई अपॉन डेल टी निकालेंगे, साई नॉट माइनस आई ओमेगा e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने कहा था कि 2 पाई न्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई 2 पाई न्यू, और ये कह रहा है आपका साई। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वी एलिमिनेट द टोटल एनर्जी। तो हमको टोटल एनर्जी को एलिमिनेट करना है, लेकिन एनर्जी को एलिमिनेट तभी किया जाएगा जब यहाँ एनर्जी होगी। तो यहाँ एनर्जी तो दिखाई नहीं दे रही है, तो सबसे पहले हम एनर्जी लाएंगे। तो एनर्जी हमको पता कितनी होती, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ई बाई एच। तो इस न्यू की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डेल साई अपॉन डेल टी माइनस आई, ठीक है, 2 पाई ई अपॉन एच क्रॉस साई। और एच अपॉन 2 पाई किसके बराबर होता है, बताइए किसके बराबर होता है, क्रॉस एच, एच क्रॉस एच क्रॉस के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ई अपॉन एच क्रॉस साई। और मेरा को लाना था टोटल एनर्जी, तो दिखाई दे रहा है ई आ गया, देखो। तो ई साई को अलग कर लो, बाकी चीज इधर ले जाओ। तो ये चीज वैल्यू आ गई आपकी एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल टी ई साई। अब यहाँ से माइनस साइन हटाने के लिए मैंने क्या किया था, माइनस का सॉरी आई का मल्टीप्लाई किया था ऊपर और नीचे भी, ये ठीक किसके बराबर हो गया, ये आई स्क्वायर माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हट गया, तो हो गया आई सॉरी वापस चला गया पूरा। चलो फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, डेल साई अपॉन डेल टी आया था, कितना आया था, साइन नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी के लिए निकालना था हमको। ये आया था आपका माइनस आई ओमेगा साई 2 पाई न्यू। ये हो गया था आपका ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू हो गया था ई बाई एच। इस वैल्यू को हमको यहाँ रख दिए। ये हो गया था माइनस आई 2 पाई अपॉन 2 पाई ई अपॉन एच साई। तो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हमने ले लिया था माइनस आई, ये हो जाएगा एच क्रॉस साई। तो हमने इसको अलग कर लिया, एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल टी ई साई। यहाँ से माइनस आई एच क्रॉस आई इंटू आई, ये आ गया, ये आ गया था आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई साई। ये इतना आया था। अब हमने कहा था कि हमको टोटल एनर्जी को एलिमिनेट करना है, तो ये एनर्जी आपको दिखाई दे रही टोटल एनर्जी, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने कहा था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर लो। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कितना था, डेल स्क्वायर साई ई माइनस वी
साई इज इक्वल टू 0। तो देखो ई साई आ गया, ई साई की वैल्यू ये है, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अभी ई साई की वैल्यू के यहाँ रख दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये अब हम दिखाई दे रहा है ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है ये वाली, लेकिन इसके साथ ये टर्म और जोड़ा, तो इसको हमको हटाना है। तो हटाने के लिए हमने क्या किया था, क्या किया था हटाने के लिए, इस टर्म को यहां से मेरे को हटाना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया था, 46 स्टूडेंट में कोई जवाब नहीं देगा क्या? एच क्रॉस बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दे उसको सीधा सीधा, ये हट जाएगा यहाँ से, ये आ गया। तो साई साई वाला टर्म एक तरफ ले जाओ, इसको अलग ले जाओ, माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी किसके बराबर, ई साई के बराबर, ये ई साई हो गया, माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल प्लस वी, ये किसके बराबर हो गया, ये साई कॉमन है, ये हो गया एच के हैमिल्टोनियन फंक्शन एच बोलते हैं, तो हमारा आ गया ई साई इज इक्वल टू एच साई। इसी को ही बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन, यानी कि इस इलेक्ट्रिक यानी एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, हैमिल्टोनियन फंक्शन एच में, ठीक है। और इस एच को ही क्या बोलते हैं, क्या बताया था, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, हाँ इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी, जो 12th क्लास में पढ़ा था आपने। यानी हमने एनर्जी को एलिमिनेट करके दूसरे फॉर्म में ले आए, बस ये है, यही चीज हमको करना था। तो ये हमारा पूरा पार्ट जो है आपको पूरा इस तरीके से, ये 90% पार्ट है हमारे सिलेबस का जो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था कॉम्पटन, इसके बाद हमने देखा था वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स के लिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल निकालना, याद आ रहा है या वो भी भूल गए? ऑनलाइन सिस्टम में ये बड़ी हमारे लिए समस्या है कि आप लोग कुछ क्वेश्चन पुट अप नहीं करते, 15-20 दिन बाद आए हो कि सर ये थोड़ा डाउट है ये क्लियर कर दीजिए, ये डाउट है ये क्लियर कर दीजिए। यानी मैं एक सिरे से पढ़ाना शुरू करूंगा, मेरे को तो लगता है आज ये 2 घंटे में तो मैं पूरा सिलेबस ही रिवाइज करा दिया आपको एक तरीके से, तो क्यों, ये तो पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया आपका। कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछा, बताइए, वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, बताइए भाई कैसे काम बनेगा। मेरे पढ़ाने मात्र से बताइए क्या समझ में आ रहा है, मैं एक तरीके से शुरू हो जाऊं अपने एक एंड से, दूसरे एंड से कोई रिस्पांस ना आए, कुछ ना आए, तो मुझे भी तो बहुत अजीब लगता है पढ़ाते वक्त, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है एक तरीके से, मैं तो बोल ही जा रहा हूँ बस डेरिवेशन, मुझे बताने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि मैं नहीं बताऊंगा।
चलो इस बताओ, ये वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, कभी बताया होगा मैंने, बताइए। बताइए। इसको क्या क्या पूछते हैं क्वेश्चन इसमें? एनर्जी लेवल से रिलेटेड, हाँ, और क्या पूछा जाएगा इसमें? एनर्जी लेवल और मतलब स्टेट कौन सा होगा, कि एक इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाएगा। और और कुछ? हमने पूछा था फाइंड आउट द आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, क्वांटम नंबर, ये सब पूछा है, इसमें पूछा जाएगा टू फाइंड आउट द आइगन एनर्जी एंड आइगन फंक्शन, क्वांटम नंबर या क्वांटम फंक्शन पूछेंगे इसमें। वन डायमेंशनल के लिए पूछा जाएगा पहली चीज। तो मैंने कहा था कि मेरे पास यदि कोई वन डायमेंशनल ऐसे रिजिड बॉक्स है, ये x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू एल, यानी इसकी लेंथ कितनी है l, और ये हाइट जो है इनफाइनाइट है, और ये वॉल जो दिखाई दे रही है वो है परफेक्टली इलास्टिक है, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन पूछेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था हमारा? डेल स्क्वायर साई 2m अपॉन h क्रॉस e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन 3 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है? 1 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल है। मतलब 3 डायमेंशन है, पर इसमें हम 1 डायमेंशन ही लेंगे, कोई XYZ में से कोई एक चीज लेंगे, तो इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे 1 डायमेंशनल में, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल। ठीक है, अब पोटेंशियल 0 कर दीजिए। ये हो गया। फिर इसको और थोड़ा हमने छोटा कर दिया था, के स्क्वायर मान लिया था, तो इक्वेशन हो गया के स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस 1 डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था। जनरल सॉल्यूशन क्या था इसका? क्या जनरल सॉल्यूशन बनाया था? तो याद रखना, ये फंक्शन केवल x का है, तो जिसका सॉल्यूशन भी आएगा तो x के फॉर्म में लेंगे। क्या था जनरल सॉल्यूशन इसका? याद करो, जल्दी बताइए, जनरल सॉल्यूशन क्या था इसका? क्या था? बोलिए भाई। Sir, psi x is equals to a sin kx minus b cos kx. a sin kx प्लस b cos kx। तो a और b क्या था जहां पे? कांस्टेंट थे। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कहां से निकालेंगे, हमने बताया था? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन ये है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, और यहाँ पे, तो साई ऑफ x इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0। साई ऑफ x की वैल्यू 0 तब होगी जब x इज इक्वल टू l हो। यानी इन दो कंडीशन पे पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो 1 बाई 1 इस पे इंप्लीमेंट कर दीजिए फिफ्थ इक्वेशन पे। तो पहला इस पे इंप्लीमेंट करो यहाँ, तो 0 इज इक्वल टू x 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। b cos 0 1 होता है तो b हो गया, तो b इज इक्वल टू हो गया 0। तो पहला हमारा निकल के आ गया कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साई ऑफ x इज इक्वल टू a साइन के एक्स, भी 0 हो गया।
अब दूसरा वाला को फिर इस पे इम्प्लीमेंट करो कि साई की वैल्यू 0 है तो ए साइन के एल हो गया। तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है? प्लस माइनस एन पाई के बराबर हो। तो के की वैल्यू यहां से निकाल ली थी आपने, एन पाई अपॉन एल। ये तो के स्क्वायर की वैल्यू हो गई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और के स्क्वायर किसके बराबर है यहाँ पे? इसके। तो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो एच क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू आप रख दो, कितनी होगी? एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, 2me 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। मेरे को क्या निकालना था? एनर्जी निकालना था, ई निकाल लो। तो कितना होगा? आप यहाँ से निकाल लीजिए जितनी होगी, 4 टू द 8 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका एनर्जी निकालने का। तो इसको बोलते हैं टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यू। तो ये इसकी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का मतलब ये हो गया एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखो, ये एनर्जी यहाँ आ गई, ये एनर्जी इतनी आ गई, ये एनर्जी यहाँ आ गई, यानी एन इजिकल टू 0 ले लिया, एन इजिकल टू 1, एन इजिकल टू, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगी, ये भी चेंज होते जाएगा एन की वैल्यू यहाँ पर। तो ये एनर्जी लेवल के लिए हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका हमने फंक्शन निकाला था। फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी बताइए? फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी? बोलो भाई, आप लोग बोल ही रहे हो। मेरे को भी आलस आ रहा पढ़ाने में, आप लोग की तरफ से एनर्जी बिल्कुल 0 है। 2 घंटे की क्लास समझो, खुद आप लोग रियलाइज करो कि मैं 2 घंटा लगातार यदि ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, कि एक तरफ से वन वे ट्रैफिक चले और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। आधे से अधिक लोग आप क्या कहते हैं, साइलेंट मोड पे, कोई सो रहा होगा अपने घर पे बैठ के, कोई कुछ कर रहा होगा। तो ऐसे पढ़ाई से फायदा क्या? जबकि मैं पूरा यूनिट 3 का 90% पार्ट आपको मैंने रिवाइज करा दिया। 90%, वो भी कम नहीं, सोचिए 90% पार्ट में रिवाइज करा दिया आप लोग का। अब फिर भी आप लोग अभी बैठे हुए, कोई कोई सो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, थक गए होंगे खाना खा के, और इसमें से 6 गायब भी हो गए। सोच रहे होंगे कि अटेंडेंस तो का कोई मतलब ही नहीं है। एक काम करो, कल क्या कहते हैं, हम कुछ और कुछ काम नहीं करेंगे, कल नोट्स चेक करेंगे आप लोग का, क्योंकि इतनी लिनियरिटी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लोग को देख रहे हैं कि जब आप एग्जाम में उतार भी नहीं पा रहे हो, तो कल इसका पूरा क्या कहते हैं, हमने आपको नोट्स भेज रखा है। तो कल की क्लास में हम क्या कहते हैं, आप लोग वीडियो ऑन कर करके 45 मिनट भले ही मेरे को लग जाए क्लास, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका नोट्स चेक करूंगा कल। तो आज दिन भर में आप अपना नोट्स तैयार करिए यूनिट 3 का, जहां तक हमने पढ़ाया है। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराया हो, चाहे असाइनमेंट का हो, जो कुछ हो, तो वो सारी सर चीज यूनिट आप। हाँ बेटा, यूनिट करेंगे। थर्ड की वेब मैकेनिक्स ओनली का कल। यूनिट। हाँ, यूनिट 3 का कल हम क्या कहते हैं, नोट्स चेक करेंगे। तो आप लोग अपना नोट्स कल तैयार करके रखिए। कल हम चेक करेंगे कि आप लोगों ने कितना तैयार किया है, क्या कितना लिखा है। अपना अपना वीडियो ऑन करना, अपने अपने नोटबुक दिखाना, चेक कराते जाना। मैं यहाँ अटेंडेंस उसी अनुसार लेते जाऊँगा, उसी के अनुसार ग्रेडिंग करते जाऊँगा हाथ के हाथ। भले कल की क्लास मुझे 45 मिनट 45 मिनट कल कॉपी चेक करने में लगानी पड़े, क्योंकि मेरे को सिलेबस सब कंप्लीट करने में टाइम तो नहीं है, मुझे को 2 दिन चाहिए, तो अगले 2 दिन में मैं कर दूंगा। और 2 दिन भी नहीं लगेंगे मुझे, 1 ही दिन लगेंगे, क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट है वो केवल 1 दिन का ही है।
वो 2 दिन का है नहीं। तो इस तरीके से 3 यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, यानी कि मैं थर्सडे ऑनवर्ड्स 4th यूनिट स्टार्ट करूंगा आपका इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। वो भी आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा थोड़ा। तो यानी कि हम इस मई के लास्ट तक, आज कम से कम 23 तारीख है, तो मई के लास्ट तक हमारे 4 यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे। आप समझ सकते हो 1 यूनिट बचेगा, 5वां यूनिट, और 5वें यूनिट को खत्म होने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 4 या 5 दिन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी, तो उसमें लेज़र है वो भी पढ़ा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक्स है उसमें थ्योरी है, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। तो कहने का मतलब आपके जून के 10 तारीख तक, 10th ऑफ जून तक आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस, या 15th ऑफ जून तक आपका सिलेबस बाइंड अप हो चुका होगा पूरी इंजीनियरिंग फिजिक्स। और जबकि क्या कहते हैं आपका CT2 होना है, CT2 में फिर 2 यूनिट आएंगे आपके, तो 2 यूनिट आराम से हमारे वो कंप्लीट हो चुके होंगे एज पर द। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, तब बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं होगी। लेकिन आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता ना, तो ये बहुत बड़ा हमको सेटबैक लगता है, मेरे को ही नहीं, सारे टीचर्स को जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनकी आप समस्या नहीं समझ में आ रहे हैं आप लोग को। आप लोग तो अपनी जगह पे बैठे हुए हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई मोबाइल पे होगा वो तो लेटा ही होगा इस समय, कान में लीड लगा के सुन रहे होंगे कि क्या है, कोई डाउट है नहीं है, पूछने का कोई मतलब नहीं, लॉजिक नहीं बनता। आपको लगता होगा कि कहीं कुछ हमको प्रमोशन मिल जाएगा तो पढ़ने की क्या जरूरत, लेकिन आपको पता है पिछले साल भी एग्जाम हुआ था, इस साल भी एग्जाम होंगे। अभी फर्स्ट ईयर का पता चला, रिजल्ट आने वाला होगा आपका तो पता चल जाएगा कि आप कितने उसमें हैं, आने वाला ही होगा आपका रिजल्ट। जब आप एग्जाम दिया आपने तो उसका भी रिजल्ट आ रहा होगा। मैंने पहले आपसे ये भी कहा था, आप इंजीनियरिंग के दूसरे सेमेस्टर में आ गए, हमारे कॉलेज में हमने आपको बताया था कि एक IDC सेल है, इंक्यूबेशन सेंटर खुला हुआ है। माइनर प्रोजेक्ट आप लोग कोई बना के नहीं देते, कुछ भी, कितना ही कह लिए आपसे हमने कि आप लोग कम से कम घर बैठे हैं, घर बैठ के ही कुछ प्रोजेक्ट बनाइए, माइनर प्रोजेक्ट बनाइए, पार्टिसिपेट करिए। मैंने एक लिंक भेजा था कि आप इस पे पार्टिसिपेट करिए, तब भी बहुत कम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, केवल एक ग्रुप ने किया था। तो क्या फायदा ऐसी इंजीनियरिंग करने का कि जहां आप केवल थ्योरी बेस्ड इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, और आपके पास थ्योरी के अलावा कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है किसी चीज में। कम से कम सॉफ्टवेयर बनाइए, खाली बैठे का ऑनलाइन कुछ सीखिए, कोर्स सीखिए और एक सॉफ्टवेयर जनरेट करिए, कॉलेज के लिए करिए, कुछ बनाइए, पार्टिसिपेट करिए, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो कोई स्टूडेंट कभी कोई इस डायरेक्शन पे बात नहीं करता। मैंने पहले आपसे बोला कि यूपी का दूसरा बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, TBI हमारे कॉलेज में खुला हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से आपको फंडिंग की जाएगी, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग की जाएगी। यदि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और इनोवेटिव कैटेगरी का है तो आपको उसको प्रेजेंटेशन करना होगा, आपको बताना पड़ेगा, उसके बेस पे आपको चाहे वो 1 लाख रुपए मिले, 50,000 मिले और 20 लाख तक का वो ग्रांट होता है। दैट डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट। तो अब आपको सोचना चाहिए, एक पूरा नहीं कि इंजीनियरिंग का दूसरा सेमेस्टर क्लियर करने जा रहे हैं, यानी 1 साल आप क्लियर करने जा रहे हैं और एक माइनर प्रोजेक्ट नहीं है आपकी तरफ से। इससे ज्यादा प्रोजेक्ट तो आप लोग मेरे ख्याल से 12th क्लास में बना लिया करते होंगे। क्या फायदा ऐसे लॉकडाउन पीरियड का कि आप घर में बैठ के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते तो ऑनलाइन सारी चीज आती है, अमेजन से आप सारी चीज मंगा सकते हो। अमेजन पे ऐसे कोई चीज नहीं है जो ऑनलाइन आप क्या कहते हैं कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके मटेरियल ना मिले, सारी चीज अवेलेबल है। मैं आज आपको एक लिंक शेयर करूंगा ऑनलाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस साइट पे जाके आप क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट देखिए,
कि किस तरीके से, जैसे कि बारिश होती है तो बारिश में आपने देखा होगा कि जो गेहूं के जो सेंटर होते हैं, गेहूं जो बाहर रखे होते हैं, तो गेहूं सड़ जाते हैं पानी में। तो उसको हम कैसे बता सकते हैं? जैसे ही पानी गिरे तो एआई सिस्टम के थ्रू पे वो जो त्रिपाल है वो अपने आप ढक जाए ऐसे, ठीक है, और वापस में ओपन हो जाए धूप होते ही साथ। ऐसा कोई सिस्टम आप एआई से बनाइए ताकि वो जो गेहूं खराब होता है, लाखों क्विंटल गेहूं जो हर साल एफडीआई में सड़ के गल के खराब हो जाते हैं अनाज, उसको बचाने के लिए आप करिए। एआई सिस्टम से आप वाटर कंजर्वेशन सिस्टम कैसे बना सकते हैं घर पे? आप पहले भी मैंने कहा कि आपके घर में जब जो बर्तन धोए जाते हैं तो जब एक बार टैप स्टार्ट हो जाता है तो पानी गिरते ही रहता है। तो आप उस टैप पे ऐसा एक क्या कहते हैं एआई सिस्टम से क्या कहते हैं सेंसर लगाइए कि जब बर्तन धोने के लिए जैसे ही हम करें ऐसे, तो वो उसमें से पानी फ्लो हो, बाकी समय पानी बंद हो जाए। तो वो सिस्टम आप सारे टैप में लगा सकते हो एआई सिस्टम से। जैसे कि आप 5 स्टार होटल में जा देखते हो कि उसमें सेंसर लगे होते हैं, आप हाथ आगे करते हो पानी आ जाता है, आप हाथ हटाते हो पानी चला जाता है। तो इसी टाइप का ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है आप लोगों से, इंजीनियरिंग से। आप क्या कहते हैं कम से कम और कुछ नहीं करते हैं, जो क्या कहते हैं जो लोग क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर में कुछ लैंग्वेज जानते हैं, लैंग्वेज के थ्रू कुछ आप कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग के थ्रू कुछ सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाइए आप। उन स्टूडेंट से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा जो बहुत ज़्यादा कोडिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हो, तो ये जो मैं आप लोगों का क्या कहते हैं अटेंडेंस लेता हूँ, तो अटेंडेंस रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाइए, मेरे को भेजिए कि सर ये हमने बनाया है, आप इसमें फिट करिए, बस जितने लोग होंगे अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या कहते हैं एआई सिस्टम से कुछ बनाइए कि उसमें डायरेक्ट हम सब कुछ कर सकें। तो आजकल एआई का इतना बड़ा रोल है, तो एआई से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट देखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप आईटी फील्ड के हों और कंप्यूटर फील्ड के हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं बना सकते आप। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का बनाइए आप क्या कहते हैं सिस्टम। यानी गवर्नमेंट इतना आपको चीज प्रोवाइड कर रही है और आप लोग बिल्कुल हाथ बांध के बैठे हुए हैं। बताइए। बताइए अब क्या आगे पढ़ाएं आप लोग को? सारा कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, पूरा रिवीजन करा दिया मैंने जितना पढ़ाना था, जितना सिलेबस का पार्ट था। आप कल से जब हम स्टार्ट करेंगे तो नया चीज स्टार्ट करेंगे, और कल पहले नोट्स करेंगे उसके बाद। हाँ सर मेरी ना सर सर आप इंजेक्शन लगवाना है सर, क्या मैं लीव कर सकता हूँ? क्या चाहिए बेटा? सर इंजेक्शन लगवाना है, क्या मैं लीव कर सकता हूँ? इंजेक्शन? क्या चीज का इंजेक्शन? सर फीवर का, वो डॉक्टर आए हैं तो वही बोल रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, अभिषेक जा सकते हो। ओके। थैंक यू सर। सर मेरी क्वेरी थी। हाँ बोलो बेटा। सर आप बता रहे थे ना आइडिया के बारे में ना कि प्रेजेंट करो हो सकती। तो सर मैं एक चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि जब अगर हम आइडिया को प्रेजेंट करते हैं तो मतलब उसकी सेफ्टी क्या हो सकती है ना, मतलब हमारा कोई इनोवेटिव आइडिया है, हम किसी के आगे दे रहे हैं कि भाई आप नहीं 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 नहीं, आइडिया 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 भी क्या कहते हैं पेटेंट होता है कुलदीप, याद रखना। आप आइडिया किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है आपको, ठीक है? आइडिया आप केवल मेरे को शेयर करेंगे, मेरे पे कॉन्फिडेंस रख के मेरे को शेयर करेंगे, मुझे लगेगा कि आइडिया इनोवेटिव कैटेगरी का है, तो सबसे पहले हम उस क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके, पेटेंट होता है आइडिया, तो वहां हम पेटेंट के लिए भी जा सकते हैं। और यदि आपका आइडिया क्या कहते हैं फंक्शनेबल है, यानी कि बनाया जा सकता है, तो उसको फिर प्रेजेंटेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे कॉलेज के थ्रू। कॉलेज में आईडीसी सेल है, टीबीआई है, उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ प्रेजेंटेशन होगा, वहाँ लगेगा कि यूनिक है, तो आपको फिर गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलेगी। तो हम जो आपका जो डाउट है कि कोई हमारा आइडिया चुरा लेगा, तो हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। पब्लिक फोरम पे कोई आइडिया बताया नहीं जाता है। मैं यदि मेंटर हूं आपका सपोज, तो आप मेरे को केवल मेरे को डिस्क्लोज करोगे कि सर मेरा ये आइडिया है, ये आइडिया कैसा रहेगा। मैं भी उस पर एक बार क्या कहते हैं रिव्यू करूंगा कि हाँ ये आइडिया कहीं और जनरेट तो नहीं हुआ है,
यदि मान लो ये आइडिया आपका जनरेट हो भी गया है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, वैल्यू एडिशन के साथ फिर लेके आएंगे, नया चीज करेंगे। तो कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपका आइडिया इनोवेटिव हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट कोई चीज आपका बनाया हुआ हो और किसी ने बनाया हो और उसमें आप वैल्यू एडिशन करके फिर से ला रहे हैं, तो वो भी आपका इनोवेटिव कहलाएगा। सर एक्चुअल में ना मैं चाह रहा था कि मैंने एक स्टार्टअप देखा था जो यूएस बेस्ड कंपनी है ना, तो ऐसा कुछ हम इंडिया के अंदर कर सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी चल सकता है वो चीज, मतलब बच्चों को जरूरत है उस चीज की और वो चल तो सकता है। एक काम करो लेकिन कुलदीप, एक काम करो आप कुलदीप, सबसे पहले उसको पेन डाउन करो, लिखो आप आइडिया को, ठीक है? ठीक है सर। आइडिया में क्या क्या चीज होगी अब उसको फिर मेरे को शेयर करो, मुझे लगेगा कि ना हाँ उसमें आइडिया में बहुत अच्छी है, पोटेंशियल है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें कमी लगेगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि नहीं इसमें थोड़ी अभी कुछ ड्रॉबैक है, इसमें और वर्क करने की जरूरत है, तो उसमें हम वर्कआउट करेंगे कुछ। तो वर्कआउट करने से ही कुछ आगे बढ़ता है काम। तो ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल करना। इंजीनियरिंग का मतलब कहीं से दूर तक नहीं होता थ्योरी पढ़ना, ये ध्यान रखो। और थ्योरी के बस पे तो कहीं जॉब मिलने वाली नहीं है। आप वैसे भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, कौन सा माइनर प्रोजेक्ट किया, कौन सा आपने मेजर प्रोजेक्ट किया, कोई स्टार्टअप शुरू किया है। यही सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि ये इसका फॉर्मूला बताओ और इसका वो बताओ, ये सारी चीज तो पूछी नहीं जाती आजकल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखनी है, आपको अपने एक्स्ट्रा क्या कहते हैं स्किल पे फोकस करना है। ये जो आप पढ़ते हो ये केवल आप परसेंटेज गेन करने के लिए पढ़ते हो। परसेंटेज गेन करने का मतलब है आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हैं। एक स्क्रीनिंग होती है कि 70% से एबव वाले को अच्छी कंपनी ले जाएगी या 75 वाले को, तो 65 वाले को एवरेज कंपनी ले जाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमको एवरेज कंपनी की तरफ जाना है या बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में जाना है। एमएनसी कंपनी में आपको जाना है तो आपको थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको थ्योरी पे भी करनी है, साथ के साथ आपको एक्स्ट्रा कैलिकुलर पे। अब एक्स्ट्रा में क्या आता है, आप माइनर प्रोजेक्ट करिए, आप क्या कहते हैं हैकाथॉन होता है, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करिए, कोडिंग पे पार्टिसिपेट करिए। लॉकडाउन 15 दिन का था, ऐसा कोई लॉकडाउन में ऑनलाइन सिस्टम बंद नहीं हुआ था जहां पे आप कोडिंग नहीं सीख सकते थे। कोडिंग सीख सकते थे आप, लैंग्वेज सीख सकते थे आप। आने अपने आप को एनहांस करने की सारी पॉसिबिलिटी आपके पास होती है। ये नहीं है कि लॉकडाउन है तो सब, आज दुनिया चल रही है लॉकडाउन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सिस्टम से। आप कहोगे मेरे पास ब्लैक बोर्ड भी है, पीछे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, मैं सामने कैमरा स्टैंड रख के मैं व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये क्या कहते हैं ये है डिजिटाइजर है, तो मैं डिजिटाइजर से पढ़ा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। आप कहोगे नहीं सर एक बार क्या कहते हैं आप हमें ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ा के देखिए उसमें कैसा अच्छा लगता है, तो मेरे घर पे ब्लैक बोर्ड भी है, मेरे पास कैमरा स्टैंड भी है, सब कुछ है मेरे पास। मैं एक दिन क्या कहते हैं चलिए एक दिन हम ऐसे सेटअप तैयार करते हैं, आपको जो क्लास वाली फीलिंग है वो हम क्लास वाली फीलिंग करा देंगे हम आपको। व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, मैं क्या कहते हैं कैमरा फिट सेटअप करके आपको एक दिन हम क्या कहते हैं उसी से पढ़ा के देख लेंगे कि उसमें कैसा लगता है आपको। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी तरफ से सारी है, अब आपको करना है सब कुछ करना। और किसी का कोई आइडिया? सर कोई सोसाइटी है हमारे कॉलेज के अंदर मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कुछ करती हो? हाँ बिल्कुल बेटा, हमारे कॉलेज में एक ऑलरेडी क्या कहते हैं सीनियर्स ने ग्रुप बना रखा है, पायोनियर सेल। मैं नहीं बनाया था फर्स्ट ईयर में। उस पायनियर सेल में क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इनोवेटिव कैटेगरी का जो माइनर प्रोजेक्ट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस पायनियर सेल का लिंक मैं हम शेयर कर दूंगा मैं आपको ग्रुप में, आप उसमें शामिल हो जाइए। उसमें रोज कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया आते रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट आते रहते हैं, उसमें आप शामिल होइए, करिए आप। पायनियर सेल के नाम से एक हमारा सेल बना हुआ है फर्स्ट ईयर का, जिसमें सारे स्टूडेंट शामिल है पुराने जो आपके सीनियर्स हैं। तो वो हमने उसको पायनियर सेल नाम दिया था उसको। तो आप करते रहिए काम। तो इसलिए आप आपसे बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले टूल किट आप मंगवाइए अमेजोन से, सोल्डरिंग वायर सोल्डरिंग किट मंगाइए, सारी चीज मंगा के रखिए। आप कुछ आपको कुछ चीज ऑलरेडी बनी हुई चीज है उसको बना के देखिए। आज मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को 3-4 क्या कहते हैं आपको वेबसाइट में आपको लिंक शेयर करता हूँ जिसमें केवल माइनर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। आप उस साइट पे जाइए, उस पे देखिए कौन कौन से माइनर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको आप खुद बनाइए अपने हाथों से।
और वो माइनर प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं होते, किसी कोई 400 500 और मैक्सिमम 1000 रुपए के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप 3-4 दोस्त मिलके क्या कहते हैं, यदि आसपास इलाके में रहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अकेले आप बनाने की कोशिश करिए और एक दूसरे की हेल्प से आप बना सकते हैं उसे। तो वहां से सीखिए। मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ 3-4 आज, जो आपको बहुत फ्रूटफुल होगा माइनर प्रोजेक्ट के लिए। दिल्ली के क्या कहते हैं IIT के स्टूडेंट ने एक फोरम बना रखा है माइनर प्रोजेक्ट के लिए, वो माइनर प्रोजेक्ट सिखाते हैं बनाना, उनसे आप सीख सकते हो ऑनलाइन। एक मैं आपको पूरा ऑनलाइन का क्या कहते हैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जो क्या कहते हैं आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराएगा बकायदा माइनर प्रोजेक्ट पे। तो आप ऑनलाइन माइनर प्रोजेक्ट वीकेंड प्रोग्राम में, आप सैटरडे संडे आप उनके साथ वीकेंड प्रोग्राम में जुड़िए, और वो आपको पूरा टूल किट भेजेंगे, उसका कुछ माइनर चार्जेस करेंगे, वो वहां से सिखाएंगे, आप अपने घर पे उसे सब सोल्डरिंग करेंगे, जोड़ेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे आप। तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो सीखने की संभावनाएं बहुत सारी हैं। हम चाहते हैं कि आप कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज को एक नए आयाम पे लेके जाएं, आपको लगे कि आपका नाम एक हेडलाइन के रूप में आए कि कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज का सच एंड सच स्टूडेंट ने एक माइनर प्रोजेक्ट बनाया, एक इनोवेटिव कैटेगरी का कुछ काम किया। जितनी खुशी आपको होगी, आपके फादर मदर को होगी, उतनी ही खुशी कॉलेज अथॉरिटी की होगी। उन्हें भी लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। हाँ, रही बात हेल्प की, तो हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं इस फील्ड के लिए। हमारा काम यही है इंजीनियरिंग में कि हम आपकी हेल्प करें। कुछ आप अच्छा करें, स्टार्टअप शुरू करें, माइनर प्रोजेक्ट स्टार्टअप करें, कुछ भी करना चाहें। हाँ बोलो बेटा। सर आज पाइथन की क्लास होगी? हाँ बिल्कुल, जो 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 है वो स्किल वाली क्लासेस वो भी होंगी सारी। तो वो आप, ओके। तो वो सारी क्लासेस अटेंड करिए। कहने का मतलब है हर फील्ड में आपको अपने आप को 100% देने की कोशिश करना है, और खासकर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई ऐसा वर्क हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, तो उस पर आप जरूर फोकस करिए, ताकि हम उस पर अच्छा अपना आपको ध्यान दे सकें। ठीक है। तो आई होप सो कि आज मैं जब क्या कहते हैं शाम को, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तो अगले हफ्ते तक मेरे को हर स्टूडेंट सेक्शन डी का कोई ना कोई एक माइनर प्रोजेक्ट के लिए मेरा नाम अपने आप लिखाएगा कि सर मैं ये माइनर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, नाम भी लिखवाएंगे कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। देखिए, थोड़े बड़े खर्चे तो होंगे ही इंजीनियरिंग में, ऐसे नहीं है कि फ्री में तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जब एक बार आप बना लोगे माइनर प्रोजेक्ट, तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको लगेगा नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाया था कि एक तुम्हारी सीनियर हैं, और मैंने कभी एक प्रोजेक्ट देखा था, यूरिन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो साउथ अफ्रीका के 12th क्लास की लड़कियों के ग्रुप ने 1 लीटर यूरिन से उन्होंने 8 घंटे की बिजली बनाई। वो पेटेंट है, वो यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट है, इंडिया में भी नहीं बना है। तो मैंने उस स्टूडेंट को अपना टारगेट दिया, तो उसने पहले पानी से बिजली बना रहा था, वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर उसने उसको यूरिन से बना लिया, और यूरिन से उसने पानी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया माइनर लेवल पे। अब उसको बड़े लेवल पे काम करने के लिए हमने कहा है। तो अब लॉकडाउन होने की वजह से हम नेचुरल फिजिकल लेबोरेटरी नहीं जा पाए दिल्ली। वहाँ बात करनी है कि बहुत सारी चीज, वोल्टेज रेगुलेट कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो सारी चीज हमको डिस्कस करनी है। तो उसने उसको चैलेंज के रूप में लिया, और आज वो यूरिन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में वो सक्सेस हो गया है माइनर लेवल पे। अब उसको हमको बड़े लेवल पे करना है। तो आप खुद सोचो एक अल्टरनेटिव एनर्जी का कितना बड़ा सोर्स है इंडिया में। सोचो आप यूरिन को यदि आप यूज करने लगे एज ए, 1 लीटर यूरिन से 8 घंटे की बिजली बनती है, सोचिए। तो इस अल्टरनेटिंग यदि आप सक्सेस मिलता है आपको, यदि आप इस पे थोड़ा भी डेडिकेट होकर काम करते हैं, आप यूट्यूब पे जाइएगा और एक रिसर्च पेपर पढ़िए कि किस तरीके से होता है कि अल्टरनेटिंग एनर्जी फ्रॉम द यूरिन। तो आपको बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, आप उसको देखिए, करिए, करने की कोशिश करिए, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आपको मिलेंगी, तो आप उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ मुझसे मेरे को भी चैलेंज दीजिए ना कि सर हम ये कर रहे हैं, आप थोड़ा हमारी हेल्प करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी बिजी हूँगा। तो मैं भी तो चाहता हूँ कि कुछ मेरा भी पार्टिसिपेशन रहे आप लोग के साथ। ठीक है। तो चलिए आज हम यही क्लास एंड करते हैं, काफ़ी हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट